हेलो एवरीवन, आई एम बारस और आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, और ऐसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स कवर करेंगे आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो बेसिकली हम इसको ऐसे बोलते हैं कि जो स्टडी होती है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देते हैं। मींस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन होता है और वो कार्बन या तो किसी दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना के रखता है या फिर हाइड्रोजन से बना के रखता है। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है जो दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना के रखता है या फिर वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के रखता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने 2 पॉइंट देखे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो स्टडी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाता है या कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। जैसे अगर मैं ऐसे बोल दूं कि जैसे मेरे पास ये है CH4 मीथेन है बेसिकली, तो इसमें हो क्या रहा है कि कार्बन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा है। या अगर मैं इसको खोल के लिख दूं तो ऐसे ही तो होगा ये। तो बेसिकली कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है। फिर हम इसको ऐसे भी एक एग्जांपल ये देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या हुआ है कि कार्बन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा है। अगर मैं इसको खोल के ओपन करके लिखूं तो कार्बन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा है और कार्बन ने कार्बन से भी बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाता है और कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो अभी हमने ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने पहला पॉइंट देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो बेसिकली स्टडी करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लो क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज बॉन्डेड टू अनदर कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन होगा जो हमेशा या तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के रखेगा या फिर वो कार्बन से बॉन्ड बना के रखेगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि जैसा हम ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि जितने भी हमारे पास कार्बन के कंपाउंड होते हैं, जितने भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं, क्या सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली मेरी बात समझो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसा हमने ये बोला ना कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कार्बन होता है। हमने कहा ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जितने भी हमारे पास कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं क्या? तो हम बोल देंगे कि नहीं, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने ये लिख रखा है कि आर ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक। तो जितने भी हमारे पास कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं क्या? तो हमने बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब हम ये बोल रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है और कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स भी होते हैं। जैसे कार्बन का एलोट्रोप है हमारे पास ग्रेफाइट और डायमंड। बेसिकली ग्रेफाइट भी कार्बन ही होता है और डायमंड भी कार्बन ही होता है। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। तो बेसिकली हम एलोटोप्स मानते हैं, मतलब हम ग्रेफाइट भी एक तरह का कार्बन ही होता है ऐसे समझो, और डायमंड भी कार्बन ही होता है। तो हम ये बोल देंगे क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन ग्रेफाइट कर सकता है क्या, या डायमंड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है क्या? तो ऐसा नहीं होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन ही होता है, डायमंड और जो ये ग्रेफाइट है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं होता। ठीक है, तो हमने बोल दिया आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स होते हैं डायमंड और ग्रेफाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने इन्होंने ऐसा बोला कि क्या हमारे पास डायमंड और ग्रेफाइट जो कि एलोट्रोप्स है कार्बन के, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? हमने कहा नहीं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जिनमें कार्बन होता है।
ठीक है, कार्बन के एलोट्रोप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नहीं आते। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये है कि हम जो ऑर्गेनिक वाई स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मीन्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ ही क्यों रहे हैं, है ना। ऐसा भी तो है यार, ऐसी क्या ही जरूरत पड़ेगी कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत पड़ेगी हमको, कि हमारे पास कुछ काम ही नहीं रहा। तो देख लेते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, जैसे फ्यूल है, फ्यूल के अंदर कार्बन होगा, फ्यूल के अंदर कार्बन होता है और कार्बन से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल दूं कि फ्यूल के अंदर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कार्बन होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कार्बन होता है। तो हमने बोल दिया कि यार ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कार्बन होता है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिर हमने ऐसे बोल दिया कि कुछ मेडिसिन भी बनती है कार्बन से, तो फिर हमने कहा कि यार अब इम्पोर्टेंट तो है, फिर उसमें भी मेडिसिन में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। फिर कुछ क्लॉथ भी होते हैं जिनमें कार्बन होते हैं, कार्बन के कुछ कंपाउंड होते हैं। तो हमने बोला कि यार फिर अब जब इतनी सारी चीजों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो फिर स्टडी तो करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, फ्यूल में भी हो रही है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी है, मेडिसिन भी तैयार हो रही है, क्लॉथ भी तैयार हो रहे हैं। तो फिर इसलिए हम ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है कि हमको बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ हिस्ट्री है, वो देख लेते हैं। पहले तो 70-80 में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो 70-80 में कुछ केमिस्ट ने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको मिलते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको, ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस जिनके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होती है ना, वो हमको एनिमल्स और प्लांट्स से मिलते हैं। ये सबसे पहले हमको बताया था 70-80 में, जो हमारे पास कुछ केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। ठीक है, और जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हम बनाते हैं मिनरल सोर्स से। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट ये आया था 70-80 में कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हमको प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम मिनरल सोर्स से बनाते हैं। ये सबसे पहली स्टेटमेंट थी। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या, बर्जीलियस ने तो कुछ अलग ही बोल दिया। बर्जीलियस ने ये बोल दिया कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, और नेचर में कोई वाइटल फोर्स काम करता है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जिनसे उसका फॉर्मेशन होता है। हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ये बर्जीलियस ने बोल दिया था। ठीक है, तो बर्जीलियस ने तो कुछ अलग ही बात बोल दी। इन्होंने बोला कि कोई वाइटल फोर्स है जिसकी वजह से नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहे हैं, है ना, और हम लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ये वाली चीज बोल दी थी कि बस वो अपने आप ही आते हैं, नेचर में कुछ वाइटल फोर्स है, लैब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ये हमारे पास बर्जीलियस की स्टेटमेंट थी। तो बर्जीलियस स्वीडिश केमिस्ट थे, इन्होंने बोला कि वाइटल फोर्स वाज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वाइटल फोर्स है हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास फ्रेडरिक वोलर आए 1828 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। तो अब ये तो गलत साबित हो गया ना। ये बर्जीलियस इन्होंने तो बोला था कि हम लैब के अंदर बना ही नहीं सकते। इन्होंने तो बोल दिया था कि लैब के अंदर हम फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड का। लेकिन जो हमारे पास फ्रेडरिक वोलर आए, इन्होंने बोल दिया क्या, करके दिखा दिया इन्होंने, लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने अमोनियम साइनेट लिया और इन्होंने उससे यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। In 1828 फ्रेडरिक वोलर सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 1828 में इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जो कि था यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। तो इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट लिया NH4CnO, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अमोनियम साइनेट। इससे इन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन किया। ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो यूरिया हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सबसे पहले फॉर्म हुआ था, मतलब जिसको हमने सबसे पहले लैब में बनाया था। ठीक है,
अब यूरिया का फॉर्मूला ऐसे याद रख लेना कि NH2CO NH2 होता है, तो ऐसे याद करें नाच दो CO नाच दो, है ना, तो कुछ ऐसे याद करते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास हुआ क्या, 1828 में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना हमारे पास लैब में। ठीक है, तो बेसिकली ये हिस्ट्री हो गई। अभी तक आपको यहाँ से क्या याद रखना था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके अंदर कार्बन होते हैं और कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़े होते हैं या हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो लैब में हमारे पास वो ने बनाया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो था यूरिया, जिसको बनाया था अमोनियम साइनाइड से। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने ना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देख ली ना कार्बन की कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन होते हैं। ठीक है, तो अभी हमको जब पता ही चल गया कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कार्बन होता है और कार्बन वो दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा या हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसीलिए हम कुछ कार्बन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स होते हैं वो पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो हमारे पास कार्बन है, हमको कार्बन के बारे में क्या क्या पता होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 6। ठीक है, अब जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी हमको कई सारी चीजें समझाने के लिए। ठीक है, तो जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 और 2p2। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारे पास ये कार्बन का। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि जो हमारे पास कार्बन होता है इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। ठीक है, तो जो कार्बन की वैलेंस शेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे अब वैलेंस शेल क्या होती है, जैसे हमारे पास ये कार्बन है और कार्बन की ये जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना, उसको हम वैलेंस शेल बोल देते हैं। और जो उसमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास इसकी आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 कुछ ऐसे, और इनर वाली में होते हैं 2। ठीक है, अब हम यहाँ से भी देख सकते हैं इसको कि जो हमारे पास 1 में तो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये है 1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो 2 है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना भाई, ये भी 2s है, ये 2p है, तो इसमें हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 2 है हमारे पास, जो हमारे पास सेल है ये सेकंड वाली ये है, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये समझ आता है कि हमारे पास जो कार्बन होता है उसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। भाई 4 इलेक्ट्रॉन तो है इसके आउटर मोस्ट सेल में, अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको नीड होती है ठीक है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए हमारे पास। ठीक है ना, फिफ्थ पॉइंट ये है कि अब जब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, तो इसको किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। भाई किसी से तो इलेक्ट्रॉन लेगा ये, अब जब इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, अब कोवेलेंट बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, तो तब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। केमिकल बॉन्डिंग में हमने बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं, है ना। ठीक है, तो बेसिकली हमको 5 पॉइंट मिले हमको कार्बन से रिलेटेड कि एक तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है,
कार्बन की जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसको नीड होती है 4 इलेक्ट्रॉन की ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। और जब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है किसी से इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब किसी के कोई इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो उसको हम बोल देते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो हम ऐसे बोल दें कि जब ये किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई है ना। तो अभी हम बेसिकली पढ़ लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट तो हमने कुछ बेसिक से पॉइंट थे हमारे पास, कार्बन को ले गए, ये कवर कर लिए। अब सेकंड था हमारे पास कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो इसको ऐसे समझो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। भैया समझ नहीं आया कुछ भी? अब देखो सुनो, मैं ना ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास, अच्छा हमारे सबके पास अलग अलग एनर्जी होती है क्या? भाई मेरे पास कुछ अलग एनर्जी होगी, आपके पास कुछ अलग एनर्जी होगी। ये इसको ऐसे समझो जैसे हमारे पास तीन भाई हैं और एक के पास है 1000 रुपये, दूसरे के पास है 2000 रुपये और तीसरे के पास है 500 रुपये। ठीक है, अब हुआ क्या, हमारे पास तीनों के पास अलग अलग एनर्जी है। ठीक है, एक के पास 1000 है, एक के पास 2000 है, एक के पास 500 रुपये है, तीनों के पास अलग अलग एनर्जी हुई। तो हम क्या करेंगे कि उनके पेरेंट्स क्या करेंगे, तीनों पैसे पैसे लेके और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझना है कि तीनों के पास अलग अलग एनर्जी थी। ठीक है, तो जैसे उनके पास अलग अलग एनर्जी थी, ऐसे ही ऑर्बिटल्स के पास भी अलग अलग एनर्जी होती है। भाई एस ऑर्बिटल की एनर्जी अलग होती है, पी ऑर्बिटल की एनर्जी अलग होती है, डी ऑर्बिटल की एनर्जी अलग होती है। तो हम बेसिकली क्या कहते हैं, हम ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग कर देते हैं, मतलब हम ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देते हैं, और ऑर्बिटल को मिक्स करके हम हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। उससे होता क्या है कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग थी, अब उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो गई। ठीक है, तो बेसिकली हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहते हैं, हम जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है, हम उन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कर देते हैं और वो मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है, तो बेसिकली इसको ऐसे देखो कि हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्स करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जिनकी जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। और होता क्या है कि इंटरमिक्सिंग के बाद ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल देते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिनकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं। तो बेसिकली हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देते हैं। उन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब जब हम उनको मिक्स कर देंगे तो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सभी ऑर्बिटल्स में, और अब उन ऑर्बिटल्स को नाम दे देंगे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्लियर है क्या? ठीक है, अभी इसको एग्जांपल से देखो, फिर हम इसके जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ तुमको, इसको ऐसे समझो, मतलब हम करके दिखाएंगे कि इंटरमिक्सिंग क्या होती है, कैसे होती है ना, एक एग्जांपल से। ठीक है, तो अभी तक हमको बेसिकली ये समझ आया कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और जिनकी एनर्जी अलग अलग होती है। इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जिनकी एनर्जी सेम होती है। अब ये देख लेते हैं कि इंटरमिक्सिंग होती कैसी है।
अब एक एग्जांपल है हमारे पास जैसे CH4, ठीक है। हम बोल देंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो आप कार्बन की, ठीक है। अब जब हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग कराते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p2। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन को, जैसा s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। हम क्या करेंगे, हम इनको ऑर्बिटल्स में फिल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बना लेंगे 1s ऑर्बिटल, यहाँ पे बना लेंगे हम 2s ऑर्बिटल, तो यहाँ पे बना लेंगे हम 2p ऑर्बिटल, ठीक है। इसका नाम है बेसिकली 1s 2s और 2p, ठीक है। तो ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है, ठीक है। अब देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 1 एंड 2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 1 एंड 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 एंड 2, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है। जो ये ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी अलग अलग है, 2p की एनर्जी अलग है, 2s की एनर्जी अलग है और 1s की एनर्जी अलग है, ठीक है। अब हमको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, और हाइब्रिडाइजेशन में क्या हम करते क्या है, बेसिकली हम इंटरमिक्सिंग करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये, तो हम इनको इंटरमिक्स करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई कि हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग है, तो हम इनको मिक्स कर देंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर देंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी अलग है। जब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे तो एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी और सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन है उसने हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है, मींस 4 हाइड्रोजन से कार्बन ने मतलब 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है कार्बन ने 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है। और बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो जब हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तभी हमारे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसको ऐसे समझो कि आज जैसे हमको किसी के साथ बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड कब बनेगा, अब सामने वाला बंदा सिंगल तो हो, भाई सिंगल हो तभी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 बंदे चाहिए, 4 बंदियां चाहिए, सिंगल तभी तो उनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको पॉइंट ये समझना है कि अगर हमको बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो हम जाकर उसके साथ पेयरिंग करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसा हमारे पास कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है ना। अब 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन तब ही पॉसिबल है जब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मींस कार्बन के पास 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, तभी 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या 2 ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 2 ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा। अब 4 बॉन्ड फॉर्म करने हैं तो हमको 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, या ऐसा बोल दो कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, ठीक है ना। तो बेसिकली हम इसलिए भी इनकी इंटरमिक्सिंग करते हैं ताकि हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है। तो बेसिकली हमको कार्बन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी थी। हाइब्रिडाइजेशन में हम इंटरमिक्सिंग कराते हैं ताकि जो ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी इक्वल हो जाए और हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मिल जाए, ठीक है। तो 2 ही पॉइंट है हमारे पास, इंटरमिक्सिंग करा रहे हैं हम, इंटरमिक्सिंग करा के ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करा के एक तो जो ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी इक्वल हो जाएगी, सेकंड क्या होगा कि हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं इंटरमिक्सिंग कैसे कराते हैं हम, ठीक है। तो जब हम इनकी इंटरमिक्सिंग कराएंगे, हम 2s की और 2p की इंटरमिक्सिंग कराएंगे, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स कराएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो हमको कुछ ऐसा मिल जाएगा,
भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया है ना, और हमने इन चारों को मिला दिया। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे के ऐसे ही है। ठीक है, इसको हमने छेड़ा ही नहीं बिल्कुल भी, तो इसका नाम है 1s। ठीक है, अब हुआ क्या, हमने किस किस को मिलाया, हमने एक s को मिलाया और 3 p को मिलाया। भाई एक तो ऑर्बिटल था s का और 3 ऑर्बिटल थे p के, तो हमने एक s को 3 p के साथ मिलाया। तो हम इनको ऐसे नाम देंगे कि sp3, इस ऑर्बिटल का नाम हो गया sp3। क्यों? क्योंकि भाई हमने एक s को 3 p के साथ मिलाया, तो हमने एक s लिख दिया और p के साथ 3 लिख दिया। ठीक है, अब सबका नाम यही होगा sp3 sp3 sp3। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी वो हो जाएगी sp3। क्लियर है क्या ये सब, है ना? तो सिंपल था हमारे पास, हम ऐसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमारे पास कार्बन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। ठीक है, क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लो, जैसा अब मैं बोल दूं कि हमारे पास ये है, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो इस वाले कार्बन की। ठीक है, तो अब बोलते ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कार्बन का, 1s2 2s2 2p2, यही तो होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में फिल करते हैं, तो इसमें 1s में 1 ऑर्बिटल होता है, 2s में भी 1 ऑर्बिटल होता है और 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 1 2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 1 2, एंड 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 और 2। इसका नाम है 1s, इसका नाम है 2p, सॉरी 2s, यार 2s, और इसका नेम है 2p। क्लियर है क्या? ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि हमको एक तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या कहते हैं, इंटरमिक्सिंग कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ठीक है, और सेकंड हमारे पास इस कार्बन के पास, ये कार्बन, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, इस कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो इस कार्बन ने 3 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है, मतलब 3 बॉन्ड बना रखे हैं इस वाले कार्बन ने, एक बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ, 2 बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ। और ये हमारे पास इन बॉन्ड का फॉर्मेशन तब हुआ होगा जब हमारे पास कार्बन है जो उस पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया होगा ना उसने। ठीक है, तो हम इंटरमिक्सिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो हाइब्रिडाइजेशन हमको फाइंड आउट करनी है, तो इंटरमिक्सिंग करेंगे तो एनर्जी इक्वल हो जाएगी, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे कार्बन को 3 बॉन्ड बनाने हैं, और 3 बॉन्ड बनाने हैं तो उसको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2, तो अब हमको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर हमको यहाँ पे इसलिए इंटरमिक्सिंग करनी पड़ेगी। इंटरमिक्सिंग करने से क्या फायदा होगा, जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करेंगे तो एक तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम हो जाएगी, अभी तो अलग अलग एनर्जी है इनकी। दूसरा क्या होगा, हमको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो हमारे पास इजीली कार्बन 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो हम इंटरमिक्सिंग करा देते हैं। इंटरमिक्सिंग में क्या कराएंगे हम, ये वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये तो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चला गया, हमने इसको भेज दिया, है ना, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे सिंगल सिंगल। ठीक है, हमको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 3, तो हमने क्या किया, 2p को और एक s को, 2p ऑर्बिटल को और एक s ऑर्बिटल को हमने मिक्स कर दिया, इनकी इंटरमिक्सिंग करा दी, जिससे हमको फायदा क्या हुआ, हमको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल गए, मतलब 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये मैं ऐसे बोल दूं 3
तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए, है ना। ठीक है, अब होगा क्या हमारे पास, ये तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो कार्बन तीन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्यों? क्योंकि भाई एक कार्बन के पास, इस कार्बन के पास दूसरा कार्बन है, कार्बन के पास हाइड्रोजन है और कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देंगे इनको और पेयर बना देंगे। ठीक है, तो मान लो ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कार्बन ने दिया, ये हाइड्रोजन ने दिया, ये हाइड्रोजन ने दिया। ठीक है, तो हमारे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब हमने किया क्या था यहाँ पे हमने इंटरमिक्सिंग कराई थी, एक s ऑर्बिटल की और दो p ऑर्बिटल की। तो हम नाम क्या रखेंगे, s कितना था एक, p कितने थे दो, तो हमने रख दिया इनका नाम sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2p। 2p क्यों है इसका नाम, क्योंकि भाई इसकी थोड़े ना हमने मिक्सिंग कराई है, मतलब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़े ही ना है ये, तो भाई क्योंकि हमको तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसलिए हमने तीन ऑर्बिटल की मिक्सिंग कराई, जिसमें एक s था और दो थे हमारे पास p। तो सिंपल हमने sp2 इनको नाम दे दिया, और जो हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आई, वो आई sp2। ठीक है, यहाँ पे क्या आई थी, यहाँ पे आई थी sp3। क्लियर है क्या? ठीक है, तो बेसिकली हम ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं, मतलब ये प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने की। एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, अच्छा आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया यार फिर हमको इतना सब कुछ करना पड़ेगा क्या हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए, ये सब करना पड़ेगा हमको? एक बात समझ लो, फिर अपन शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, है ना। ठीक है, तो एक ये वाला एग्जांपल और देख लो। ये है हमारे पास एल्काइन है बेसिकली, और मैं बोल रहा हूँ कि आप ना इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो। तो आप बोलोगे कि भैया सिंपल है, पहले तो इसका ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं अपन, 1s2 2s2 और 2p2 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या कहते हैं, अब हम इसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे। ठीक है भाई, कर लो, ये हो गए इलेक्ट्रॉन को फिल। ये 1s है, ये 2s है और ये है 2p, मतलब मैं ऐसे लिख दूं 2p 2p 2p, है ना, मतलब तीनों का नाम 2p ही है। अब हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्यों कराएंगे, क्योंकि अच्छा पहले तो आप ये समझ लो कि इसमें कार्बन ने ना दो बॉन्ड बना रखे हैं, एक बॉन्ड तो सिंगल, मतलब दो सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, एक तो बना रखा है कार्बन के साथ, एक बना रखा है हाइड्रोजन के साथ। अब अगर कार्बन ने दो बॉन्ड बना रखे हैं तो उसको दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ठीक है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है हमारे पास। ठीक है, लेकिन जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, हमको इंटरमिक्सिंग करनी होती है ऑर्बिटल्स की। क्यों भाई, अगर हम इंटरमिक्सिंग नहीं करेंगे तो इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं ऑर्बिटल्स की, तो हमको इंटरमिक्सिंग तो करनी पड़ेगी चाहे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इंटरमिक्सिंग कर देंगे इस s ऑर्बिटल की और एक p ऑर्बिटल की। क्यों, एक s की और एक p की, क्यों? क्योंकि हमको दो ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि कार्बन ने दो ही तो बॉन्ड बना रखे हैं, एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ बना रखा है, एक हाइड्रोजन के साथ बना रखा है। अब आप बोल दोगे कि भैया ये भी तो बॉन्ड है, हमको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना होता है, बेसिकली सिंगल बॉन्ड काउंट करना है। सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे, है ना। अभी आप सिंपल समझो कि हमको सिंगल बॉन्ड काउंट करना होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने दो ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करानी है, एक s और एक p की। तो जब हम इनकी इंटरमिक्सिंग कराने जाएंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे चला जाएगा और हमको कुछ ये मिल जाएगा। तो हमने एक s की और इसकी एक p की इंटरमिक्सिंग करा दी, ये आ गया हमारे पास, दोनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब इनका जो इंटरमिक्सिंग हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले हैं हमको, इनका नाम क्या हो जाएगा भाई, हमने एक s को एक p के साथ मिलाया, तो इसका नाम हो जाएगा sp इनका नाम तो है ही 2p और इसका तो है ही 1s, इसमें तो दो इलेक्ट्रॉन है, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp।
ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास CH4 भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्केन बोल रहे हैं हम इसको, एल्कीन बोल रहे हैं, एल्काइन बोल रहे हैं, क्योंकि एल्केन सिंगल बॉन्ड है इसमें, एल्कीन डबल बॉन्ड है इसमें, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है। अभी पढ़ेंगे क्या होता है, पर आप बेसिकली ये समझ लो कि कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 भी होती है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी होती है, और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp भी होती है। ये सब समझ आया? हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है वो समझ आया आपको, कि भाई नॉर्मली हम क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं वो एनर्जी, उन सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल हो जाए, इसलिए हम उनको मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करके जो ऑर्बिटल बनता है उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल देते हैं। क्लियर है क्या ना? तो अभी आप ऐसा बोल दोगे कि यार भैया इतना सब कुछ करना पड़ेगा क्या हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, है ना? तो इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, वो देख लेंगे, है ना? तो पहले अभी हम ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन तो हमने समझ ली बेसिकली होता क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन के, समझ तो हमने सारा लिया, नोट्स के लिए देखेंगे हम कि हाइब्रिडाइजेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं, शॉर्टकट मेथड क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस, तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं ऑर्बिटल्स की जिनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, मतलब डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग कर देते हैं, सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, तो वो अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें उनकी एनर्जी, जिसमें जो सारे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी पहले अलग अलग थी, अब उन सब की एनर्जी सेम होगी, है ना, रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। तो हमारे पास नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, पहले हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स थे, हमने उनको मिक्स कर दिया, अब जो नए ऑर्बिटल्स बने उनकी एनर्जी सेम है और उनका नाम रख दिया हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लो, एक ये बेसिकली हमने अभी डिस्कस भी किया था कि अगर हम 1s और 1p ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे, 1s और 1p ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे तो हमारे पास दो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, मतलब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, 1s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड टू फॉर्म टू ऑर्बिटल बनाएंगे, और उनका नाम क्या होगा, मतलब हमने 1s को 1p के साथ मिक्स किया, कितने ऑर्बिटल बने हमारे पास 2, और नाम क्या रखेंगे हम उसका, sp, मतलब एक s था एक p था, हमने नाम रख दिया sp, ठीक है। अब हुआ क्या, हमने एक s को 2p के साथ मिक्स कराया, तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे हमारे पास, 3 बनेंगे, क्यों, क्योंकि एक s था 2p थे, 3 ऑर्बिटल बने, नाम क्या रखेंगे s, क्योंकि p 2 थे तो हम रख देंगे p2, ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल बनेंगे हमारे पास, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नाम होगा sp2। sp2 क्यों आया, क्योंकि p के 2 ऑर्बिटल है और s का एक ऑर्बिटल है, ठीक है। थर्ड देख लो, अगर हम एक s को 3p के साथ मिक्स कराएंगे तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4, नाम क्या रखेंगे हम s, क्योंकि p 3 है तो हम लिख देंगे sp3, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल बने और नाम क्या रख दिया हमने sp3, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन फीचर्स हैं, कुछ ये भी डिस्कस कर लेते हैं। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। तो ये बोलते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ है उनका नंबर इक्वल होगा उन ऑर्बिटल के जिनको हमने इंटरमिक्स कराया है, जिनको हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोल रहे हैं। ये बोलते हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल की हम इंटरमिक्सिंग कराएंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे समझाया भी, ठीक है ना भाई, हमने एक s और एक p की कराई, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, है ना, एक s एक p की इंटरमिक्सिंग कराई, कितने बने, 2, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, ये बोल रहे हैं ये, है ना। सेकंड पॉइंट बोलते हैं कि द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी। तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, मींस पहले एटॉमिक ऑर्बिटल थे, हमने उनकी इंटरमिक्सिंग कराई, अब जो ऑर्बिटल बने हैं उनको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोल रहे हैं। इन सब की जो एनर्जी है वो इक्वल है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग थी, हमने उनको इंटरमिक्स करा दिया, जो ऑर्बिटल बने हमने उनका नाम रख दिया हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि इक्विवेलेंट एनर्जी है इनकी,
और शेप भी एक जैसी है सबकी, ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लो, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड दे आर द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये बोलते हैं कि जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट थे, है ना, ठीक है, इतना क्लियर हो गया है ना। तो अभी आप बोलोगे कि भैया फिर वो हाइब्रिडाइजेशन वाला शॉर्टकट बता दो, है ना, तो वो शॉर्टकट देख लेते हैं, शॉर्टकट टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्टकट है उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं इसमें। फर्स्ट में क्या है, काउंट द नंबर ऑफ एटम कनेक्टेड टू इट। तो जो कार्बन है जिसकी हमको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है, वो कितने एटम्स से कनेक्टेड है, उन एटम्स को काउंट करो, ठीक है। फिर काउंट द नंबर ऑफ लोन पेयर अटैच्ड टू इट। हमारे पास जितने लोन पेयर है उस एटम पे उनको काउंट करो, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने एटम को काउंट करे कि कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है। सेकंड में हमने लोन पेयर काउंट करे, दोनों को फिर ऐड कर दो, है ना, ऐड दीज 2 नंबर्स। तो दोनों नंबर आए हैं जो हमारे पास, उनको ऐड कर दो। अगर इन दोनों नंबर को ऐड करके 4 आता है, 4 आता है, तो हम बोल देंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आता है 3 तो हम बोल देंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर आता है 2 तो sp हाइब्रिडाइजेशन बोल देंगे हम, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल समझना, कार्बन की अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो ये देख लो पहले तो कि वो कितने एटम्स से कनेक्टेड है और उस पे लोन पेयर कितने हैं। अगर लोन पेयर नहीं है तो बस आप ये देख लो कि वो कितने एटम से कनेक्टेड है। अगर 4 से है तो sp3 हाइब्रिडेशन, 3 से है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर 2 से है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। पहले वाला क्वेश्चन देखो, अब इन्होंने हमको ये कुछ कंपाउंड दे रखा है और ये बोलते हैं हमको कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो। बेसिकली हमको इन सब में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो पहले हमको ये देखना होता है कि इस कार्बन से कितने एटम अटैच्ड है, मतलब कितने एटम अटैच्ड है। तो इस कार्बन से कितने एटम है, एक तो ऑक्सीजन है और एक है हमारे पास इधर कार्बन। भाई अगर मैं इसको ऐसे खोल के लिखूं तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, 1 और 2। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है और इस डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है। तो ये मैंने इसको खोल के लिख दिया, ठीक है ना। अब पहले तो आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो। इस कार्बन से कितने अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड से तो ये कार्बन अटैच है, और मतलब सॉरी डबल बॉन्ड से तो ये कार्बन अटैच है और डबल बॉन्ड से ही ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो हमको बेसिकली ये देखना है कि इस कार्बन से अटैच्ड कितने एटम है। हमने कहा भाई एक तो ये है, एक ऑक्सीजन है, तो 2 है। अब 2 के लिए हम क्या बोलते हैं, अगर 2 है तो 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हो गई, सिंपल है। इस वाले कार्बन की बताओ, इससे कितने अटैच्ड है, एक तो ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये कार्बन, 3 एटम अटैच्ड हैं इस कार्बन से। अब 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए होता है sp2। तो हम बोल देंगे कि ये sp2 हो गया, सिंपल है क्या। ये सेकंड वाला देखो, इसको खोल के लिख लेते हैं, है ना। इसका खोल के जब हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CO, इससे मतलब इस CO से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो एक ये तो हो जाएगा। जब हम इसको खोल के लिखेंगे तो ये आ जाएगा भाई CO है, फिर इसके साथ 2 CH3 है, एक जोड़ दिया हमने CH3, ठीक है। अब आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ, पहले इस कार्बन की बता दो हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सिंपल, हमको एटम काउंट करने हैं, इस कार्बन के साथ कितने एटम अटैच्ड है, 1 2 3 और 4 कार्बन अटैच है। और 4 के लिए क्या होता है, 4 के लिए होता है sp3, ठीक है। तो ये हो जाएगा sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस कार्बन पे देख लो, इससे ये कार्बन अटैच है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो कितने एटम अटैच्ड है, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी भी sp3, क्योंकि 4 अगर एटम अटैच्ड है
तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इस कार्बन के देख लो, इस कार्बन से क्या क्या अटैच्ड है, एक एटम तो इस कार्बन का, ये कार्बन, दो तो ये हो गए और एक ऑक्सीजन, तो इससे चार, इस कार्बन से 3 एटम अटैच्ड है, और 3 के लिए क्या होता है, 3 अगर एटम अटैच्ड है तो हो जाएगा sp2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। सिंपल है क्या, है ना। इसमें देख लेते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर खोल के लिख लो भाई। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो हमने ऐसा हाइड्रोजन लगा दिया, फिर कार्बन है, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब पहले तो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता दो भैया, कितने एटम अटैच्ड है वो गिन लो, तो गिन लेते हैं 1 2 और 3, है ना। 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए होता है sp2, तो ये हो जाएगा sp2। क्लियर है ना, ठीक है। इस वाले कार्बन पे देख लो, एक तो कार्बन ये अटैच है 1 2 और 3, भाई इससे भी तो 3 ही अटैच है 1 2 और 3, तो 3 के लिए फिर से sp2 हो जाएगा, ठीक है। इस कार्बन पे देख लो, इस कार्बन से ये अटैच है 1 और ये नाइट्रोजन अटैच है 2, और 2 के लिए क्या होता है sp, ठीक है, तो ये हो जाएगा sp। क्लियर है क्या, ठीक है। अब आता है हमारे पास फोर्थ वाला है, हमारे पास फोर्थ वाला देख लो, C6H6 है, बेसिकली बेंजीन है ये, बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, ये होता है ना बेंजीन का स्ट्रक्चर, है ना, C6H6, है ना। तो हम इन कोऑर्डिनेट्स को कार्बन मान लेते हैं भाई, ये कार्बन है, 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 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। 6 हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होता है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी होता है, ये ऐसा मान लो, ठीक है। अब आप ये बोल रहे हैं कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, इस वाले कार्बन की देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी। ये वाला कार्बन एक तो हाइड्रोजन से अटैच है, एक इधर कार्बन से अटैच है, और एक इस वाले कार्बन से अटैच है, तो कितने एटम से अटैच हुआ है, 3 एटम से अटैच हुआ, और 3 एटम के लिए होती है sp2, तो इसकी हो जाएगी sp2। इस वाले की देख लो, ये भी सेम ही है, ये वाला कार्बन इससे अटैच है, इससे अटैच है, और हाइड्रोजन से अटैच है, तो इसकी भी अगेन फिर sp2 हो जाएगी। अब सभी 3 से अटैच है इसमें, तो भाई ये वाला कार्बन इससे अटैच है, इस वाले कार्बन से अटैच है, और इससे अटैच है, तो ये भी sp2 हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस ये याद रखना है कि 4 के लिए sp3 होती है, 3 के लिए sp2 होता है, और 2 के लिए sp होती है, ठीक है। फिफ्थ वाला एग्जांपल और देख लेते हैं हम, ये है हमारे पास फिफ्थ वाला, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये है। तो मैं खोल के लिख लूँ इसको एक बार, है ना। कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है कुछ ऐसे, फिर कार्बन है, फिर इससे एक हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन से हाइड्रोजन है। अभी ना हम ना ये स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, खोल के कैसे लिखते हैं इनको। वैसे तो सिंपल ही है, समझ आ रहा होगा कि हम इसको खोल के कैसे लिखते हैं, लेकिन हम डिटेल में देखेंगे अभी, ठीक है। तो आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता दो, है ना। तो इससे कितने इससे कितने एटम अटैच है, 4 है, 1 2 3 4, और 4 के लिए हमारे पास क्या होता है, 4 के लिए होता है हमारे पास sp3, तो इसको बोल देंगे sp3, ठीक है। इस कार्बन के लिए बता दो, इस कार्बन से अटैच है 1 2 और 3, है ना। तो 3 के लिए क्या होता है sp2, तो ये हो जाएगी sp2। अच्छा, आप ऐसा बोल दोगे कि भैया हम लोन पेयर तो काउंट ही नहीं कर रहे, अब लोन पेयर है ही नहीं यहाँ पे, तो काउंट किसके करेंगे, है ना, ठीक है। तो अब इस वाले कार्बन की बता दो मेरे को कितना होगा, इस कार्बन से एक H ये अटैच है, एक H ये अटैच है, और एक ये कार्बन, तो 3 एटम अटैच है, और 3 के लिए फिर sp2, तो ये वाला sp2 हो जाएगा, ये वाला भी, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास शॉर्टकट हो गया हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम एस कैरेक्टर के बारे में और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमने ना अभी तक ना ये देखा कि जो हमारे पास कार्बन था उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp थी या sp2 थी या sp3 थी, मींस या तो हमारे पास sp आ रही थी, है ना, sp2 आ रही थी,
sp3 आ रही थी। ठीक है, तो हम बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि जितना s कैरेक्टर ज्यादा होता है उतने हमारे पास बॉन्ड की लेंथ कम होती है और उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो पहले तो s कैरेक्टर समझ लो। देखो सुनो, यहाँ पे हमारे पास कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp आ रही थी, है ना। तो sp में 50% तो s है, 50% p है ना भाई। यहाँ पे हमारे पास 50% तो s कैरेक्टर है ना, और 50% ही हमारे पास यहाँ पे p कैरेक्टर है। मतलब दोनों इक्वल ही है, जितना s है उतना ही p है। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि 50-50 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे बोल रखा है, पढ़ रखा है कि जहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा होता है, जहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और शॉर्ट मतलब जो बॉन्ड की लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। जैसा आप ऐसे समझे, जैसा हमारे पास कोई चीज है, वो इतनी, उसकी लेंथ इतनी है तो वो आसानी से टूट जाएगी। इतनी बड़ी लेंथ की अगर हमारे पास कोई चीज है वो आसानी से टूट जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास लेंथ इतनी सी है तो वो आसानी से नहीं टूटेगी। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हमारे पास बॉन्ड लेंथ इतनी होगी तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट है, छोटी है इसकी लेंथ। अगर हमारे पास इतनी लेंथ होगी किसी बॉन्ड की तो वो आसानी से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे बॉन्ड की लेंथ छोटी होगी, बॉन्ड की लेंथ छोटी होगी और इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 50% s है, 50% p है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही 50-50 हैं। अगर मैं बात करूं इस वाली कंडीशन की तो यहाँ पे क्या है, s कम है, p ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे s कैरेक्टर है 33.33% और यहाँ पे p कैरेक्टर है 66.66%। तो अब जब हमारे पास हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे s कैरेक्टर है ना वो कम है, p कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो जब s कैरेक्टर कम होगा ना तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अब जब किसी चीज की बॉन्ड, जब लेंथ हमारे पास बढ़ जाएगी तो वो आसानी से ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, तो हम ये बोल देंगे कि इस वाली कंडीशन में मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और ना वो इतना वीक होता। तो हम इसको बोल देंगे कि यहाँ पे इंटरमीडिएट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है क्या? ठीक है, अब बात करते हैं हम sp3 की। तो sp3 में क्या होता है कि हमारे पास 25% तो s कैरेक्टर है और 75% हमारे पास p कैरेक्टर है। भाई s तो हमारे पास सिंगल है और p हमारे पास 3 है। ठीक है, तो s कैरेक्टर है हमारे पास 25%, p कैरेक्टर है हमारे पास 75%। अब यहाँ पे s कैरेक्टर बहुत ज्यादा कम हो गया और जब s कैरेक्टर बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो वहां पे जो बॉन्ड लेंथ है ना वो बहुत बढ़ जाती है। अब जब बॉन्ड लेंथ बहुत ही बड़ी हो गई तो वो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि जब बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी है तो वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो बेसिकली इस वाले केस में वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको इतना सब ये याद रखना है कि अगर s कैरेक्टर ज्यादा है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और अगर s कैरेक्टर ज्यादा है तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, या पहले तो आप ये सब जो हमने यहाँ पे अभी हमने समझा है ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पहले एक बार ये समझ लो। हम बोलते हैं कि मोर s कैरेक्टर, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा तो हमारे पास जो बॉन्ड होगा उसकी लेंथ शॉर्टर होगी और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखा हमने sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% तो s कैरेक्टर है और 50% ही p कैरेक्टर है। अब जब दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्योंकि s कैरेक्टर भी इतना ही है, p कैरेक्टर भी इतना ही है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और उसकी लेंथ है ना जो बॉन्ड की वो शॉर्ट है, मतलब बहुत छोटी लेंथ है बॉन्ड की, तो इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि छोटी चीज आसानी से नहीं टूटती, है ना। अब हमने सेकंड केस की बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि S तो कम है, P ज्यादा है, तो हम ऐसे बोल देंगे कि यहाँ पे 33% S कैरेक्टर है, 66.66% P कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे S कैरेक्टर कम हो गया, तो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा जितना SP में बना था। यहाँ पे इंटरमीडिएट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, वो इतना ज्यादा वीक होगा ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब थर्ड वाले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि 1 तो S है, 3 P है, मीन्स 25% तो S है, 75% P कैरेक्टर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि S कैरेक्टर बहुत कम है, अब जब S कैरेक्टर बहुत कम होता है तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ बहुत बढ़ जाती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो फिर वो आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारे पास बॉन्ड होता है वो वीक होता है। ठीक है, वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है वो लॉन्ग बॉन्ड होता है, मतलब लंबी लेंथ है उस बॉन्ड की, बॉन्ड लेंथ बड़ी है, इसलिए वो वीक होता है, आसानी से टूट जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉइंट याद रखना है कि जितना ज्यादा S कैरेक्टर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे जैसे S कैरेक्टर कम होता चला गया, ऐसे ऐसे वीक बॉन्ड बनता चला गया। भाई यहाँ पे S कैरेक्टर ज्यादा था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ तो इंटरमीडिएट बॉन्ड, यहाँ पे S कैरेक्टर बहुत कम हो गया तो वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना। और अभी हम ये देख लेते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ही तो थे, sp sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही थे। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनमें S कैरेक्टर ज्यादा होता है, और जब S कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसमें भी S कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर होती है किसी और के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारे पास S कैरेक्टर ज्यादा है तो उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस कि किसी की पावर होती है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है किसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो देख लेते हैं, हमारे पास sp में S कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, तो sp में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्यों? क्योंकि S कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा है। sp में S कैरेक्टर कम है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और फिर सबसे कम होती है sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो S कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है sp की, फिर उससे कम sp2 की, फिर उससे कम sp3 की। क्लियर है क्या? ठीक है, इतना सब समझ आ गया है ना। तो आई होप समझ आया होगा, है ना। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज स्टार्टिंग की है। ठीक है, और ये कुछ हमने बेसिक्स पढ़े हैं, है ना। अभी कुछ बेसिक्स और रहते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, फिर तब तक के लिए आप इनका रिवीजन करें। बाय।